तो बच्चों हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं हमारा 11th क्लास का 9th चैप्टर। आज हम देखने वाले हैं इसका पार्ट 11 जिसमें हम उपापचय अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे आज का अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद हमारा एंजाइम स्टार्ट होने वाला है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये अपन फटाफट से फिनिश कर दें ताकि अपन एंजाइम पे चल सकें, ठीक है। शरीर अवयवों की गतिक अवस्था उपापचय की संकल्पना, यानी कि जो गतिक अवस्था होती है, जो हमारा मूवमेंट होता है बॉडी में, तो बहुत सारी उपापचय क्रियाएं होती है उसमें, हाँ या ना, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है। तो उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। सभी जीव हजारों कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने हुए होते हैं। वो तो हम ही जानते हैं कि जो सारे जीव है ऑलमोस्ट वो कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने हुए हैं। ये यौगिक या जैव अणु एक निश्चित सांद्रता में मिलते हैं। जो भी यौगिक हैं या जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी एक ऑप्टिमम रेंज होती है हमारी बॉडी में। ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम करेगा, कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम करेगा। इन्हें मोल्स प्रति कोशिका या मोल्स प्रति लीटर आदि के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि जो प्रोटीन है वो इतना कुछ मिलता है, वो कितने मिलेगा, मोल प्रति, कहाँ गया अपना, मोल्स प्रति सेल, है ना, या मोल प्रति लीटर, है ना, इसको मोल ऐसे भी लिखते हैं। फाइन। ये जैव अणु लगातार दूसरे नए जैव अणु में परिवर्तित होते रहते हैं। भाई कोई जैव अणु है ए, उसमें अपन कोई एंजाइम डालेंगे, ये बी में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। जीवधारियों में यह निर्माण व विखंडन, या फिर क्या होगा, कोई ए बी है, ये ए प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी कुछ रिएक्शन चलती रहती है, या तो ए से बी में चेंज हो जाए, या फिर क्या होगा, ए प्लस बी है, ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर इसने ऐसे कर लिया, मतलब ये ऐसी रिएक्शन जो है, कोई तो नया ही बन जाएगा, कोई जो है टूट जाएगा, कुछ टूट कर जुड़ जाएंगे, है ना। ऐसी रिएक्शन होती रहती है। तो अभिक्रिया क्या है, लगातार चलती रहती है। जो रासायनिक अभिक्रिया है वो जीवधारियों में कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अब सभी इन रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचय कहते हैं। जो ये जो क्रियाएं हो रही हैं, टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ के बन रहे हैं, तो ये क्या है, ये उपापचय क्रियाएं होती है। सभी उपापचय अभिक्रियाओं द्वारा जैव अणुओं का रूपांतरण होता रहता है। अभी अपन ने देखा ना भाई, ए से बी में कन्वर्ट हो गया, ए प्लस बी ए बी में कन्वर्ट हो गया, ए बी ए प्लस बी में कन्वर्ट हो गया। तो नई नई चीजें हो रही है, नए नए रसायन बन रहे हैं। कुछ उपापचयी रूपांतरण के उदाहरण, कुछ उदाहरण हैं, जैसे अमीनो अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे तो अमीन अम्ल का एमीन बन जाएगा। जैसे अपन बना सकते हैं इसको, तो मैं आपको समझा देती हूँ, ये लो, अभी समझा दूंगी, ये लिखो आप, ये तो अपन ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। NH2 ये अपना क्या है, अमीनो अम्ल है। इसने बोला इसमें से CO2 निकाल दो तो ये एमीन बन जाएगा। ये लो भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर से, एक मिनट रुको बेटा, ये COOH है ना। तो देखो ये CO2 निकल गया, ये H कहां चला जाएगा इस पे, तो ये +3 हो जाएगा, +2 से +3 हो गया। तो हमने क्या बना लिया, एमीन में बदल दिया एमीन में। अब क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड क्षार से अमीनो समूह का अलग होना। जो अमीनो समूह है वो ये आप बनाएंगे, 2 रिएक्शन है वो आप खुद बनाएंगे क्योंकि अपन ने न्यूक्लियोटाइड भी पढ़ लिया, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड क्षार से जो राइबोस है हमारा, जो पेंटोज है या जो हमारी क्षार है, उससे आप क्या निकालो, अमीनो समूह निकालो, है ना। इसका अलग होना, डाइसैकेराइड से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का जल अपघटन। जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो जल का अपघटन होता है। तो ये क्या हो गई, ये उपापचय क्रिया ही तो है भाई। निर्जलीकरण होता है ना, वो हो निकल जाएगा तो अपना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। ये अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको सिर्फ एक रिएक्शन कर रही है यहाँ पे करके, और मुझे भेजना कमेंट बॉक्स में। इस प्रकार 10 से हजारों उदाहरणों की सूची आप बना सकते हो जो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है उस पे।
या कैटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है उस पे। अधिकांशतः इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं अकेले नहीं होती, नहीं हो सकती भैया, अकेले कैसे होगी? कोई ना कोई एंजाइम चाहिएगा, कोई ना कोई टेम्परेचर चाहिएगा, कोई ना कोई पीएच चाहिएगा। बहुत सारे कारक जो हैं ऐसी रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बल्कि सदैव अन्य दूसरी अभिक्रियाओं से जुड़ी हुई होती है। जैसे ए ने बी बनाया, बी ए से जुड़ के ए बी बना देगा, है ना, फिर ए अलग होकर के सी से जुड़ जाएगा। तो यानी कि एक जो रिएक्शन है वो अलग अलग रिएक्शन से जुड़ी हुई है, हाँ या ना। उपापचयजों का एक दूसरे से परिवर्तन आपस में जुड़ी हुई अभिक्रियाओं की श्रृंखलाओं से होता है। आपस में जो उपापचय क्रिया हो रही है एक दूसरे से जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की वजह से हो रहा है, हाँ या ना, ठीक है। इसे हम क्या कह रहे हैं, उपापचयी पथ। जैसे कि क्रैब साइकिल है बच्चों, जो हमारा क्रैब साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है, जिसमें ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, वो क्या है, एक के पीछे एक अभिक्रियाएं होती रहती है, हाँ है ना। तो ये अभिक्रियाएं हो रही, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स आ रहे हैं, एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन पे डिपेंड होती है, हाँ या ना। ये उपापचयी पथ शहर की कार मोटर यातायात व्यवस्था जैसी होती है, हाँ है ना। एक छोड़ेगा दूसरा आएगा, दूसरा आएगा। जैसे एक ऑटो से आप जाओगे दूसरे ऑटो में आओगे तो एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन पे डिपेंड होती है, एक जगह दूसरी जगह से डिपेंड होती है, कनेक्ट होती है। ये पथ या तो रेखीय हो सकते हैं या वृत्ताकार। जैसे जो क्रैब साइकिल है आपका, है ना, वो कैसी है, वृत्ताकार है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ये पथ एक दूसरे से आड़े तिरछे यातायात संगम जैसे भी दिखाई पड़ते हैं। कुछ रिएक्शन यहां से स्टार्ट होगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी और यहां मिलेगी, तो आड़े तिरछे भी हो सकते हैं। उपापचयज यातायात कार मोटर सदृश एक निश्चित वेग व दिशा में, है ना, एक यहां से स्टार्ट किया इसने और एक निश्चित वेग में, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। एक यातायात है 2 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, तो यानी कि इसका वेग और वो सब समान है यहां तक पहुंचने में। तो वैसे ही जो एंजाइम है या जो रिएक्शन हो रही है उसका जो वेग है वो भी समान भी हो सकता है और कभी कभी असमान भी हो सकता है। ये उपापचय बहाव शरीर के घटकों की गतिक अवस्था को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। मतलब ये जो चीजें हो रही हैं, ये हमारी जो बॉडी में रिएक्शंस हो रही हैं उसके मूवमेंट को या हमारी बॉडी की गतिक अवस्था को प्रदर्शित भी करता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपस में जुड़ा हुआ यह उपापचय यातायात, ठीक है, अत्यंत निर्बाध गति से बिना दुर्घटना के स्वस्थ अवस्था बनाए रखता है। बच्चों देखो, यदि मेरी बॉडी में यदि ग्लूकोज जो बन रहा है और वो ग्लूकोज ना बने तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मेरी बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस प्रॉपर हो रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, मैं सांस ले पा रही हूं, मेरा ब्रेन ढंग से वर्क कर पा रहा है, हाँ या ना। तो ये क्या है, बिना रुकावट के। भैया जैसे एक ट्रैफिक चल रहा है, पूरा वाहन चल रहे हैं, सडनली बीच में किसी ने ब्रेक लगा दिया, पीछे वाली गाड़ी भी लग जाएगी और आगे वाली गाड़ी भी ठुक जाएगी, एक दूसरे में टकराव हो जाएगा, हाँ या ना। तो वहां का जो फंक्शन है वो मल फंक्शन में बदल जाएगा। सेम हियर आर बॉडी, इनसाइड द बॉडी। यहां पर क्या होगा, यदि आपने कोई भी मॉलिक्यूल के साथ में कुछ भी गड़बड़ किया तो वो पूरी बॉडी की जो मूवमेंट है उसको चेंज कर सकती है, हाँ ना, हाँ ना। इन उपापचय अभिक्रियाओं की दूसरी विशेषता क्या है कि ये प्रत्येक रासायनिक क्रिया उत्प्रेरक अभिक्रियाएं हैं। मतलब पहली तो क्या है कि एक निश्चित दिशा में जाती है, निश्चित पथ को तय करती है ना, निर्धारित समय पे। दूसरी क्या है कि इसको एंजाइम चाहिए होता है। उत्प्रेरक अभिक्रियाएं एंजाइम के बिना कार्य नहीं करती हैं। जीवन तंत्र में कोई भी उपापचय रूपांतरण बिना उत्प्रेरक के नहीं हो सकता। जैसे हमारे क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, कितने सारे एंजाइम्स उसमें होते हैं, उतने सारे उत्प्रेरक होते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में घुलना एक भौतिक प्रक्रिया है। जो वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है वो एक नॉर्मल भौतिक फिजिकल रिएक्शन है, लेकिन जीवन तंत्र में एक उत्प्रेरक अभिक्रिया होती है। यदि यही कार्य हमारी बॉडी में होगा तो उसमें एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। उत्प्रेरक जो किसी उपापचय रूपांतरण की गति को बढ़ाते हैं वो प्रोटीन होते हैं। आपको पता है एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम्स आर प्रोटीन। जो उत्प्रेरक होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अभी अपन जब एंजाइम पढ़ेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी।
ये प्रोटीन जिनमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है उन्हें एंजाइम कहते हैं, उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। जीव का उपापचयी आधार क्या होगा? जीव का उपापचयी आधार उपापचय पथ द्वारा साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थ जैसे एसिटिक अम्ल से कोलेस्ट्रॉल का बनना, है ना, यानी कि जो साधारण मॉलिक्यूल है उससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहे हैं, उससे कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहां देखो, हाँ यहां पर कलर चेंज कर रही हूं, सूक्ष्म जैव अणु जो है एक वृहत अणु को मिला रहा है, जो सूक्ष्म जैव अणु है वृहत जैव अणु में तब्दील हो रहा है, तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो अपचयी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपचयी, यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन। जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों जैसे कंकाली पेशी या ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना, यानी कि वृहत जैव अणु से सूक्ष्म जैव, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचयी और अपचयी, है ना, सही बोला ना, हाँ वेरी गुड। उपापचयी और अपचयी रिएक्शन जो है वो आपसे पूछी जाती है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ग्लूकोज लैक्टोज में बदल रहा है, कौन सी रिएक्शन है? कैटाबॉलिक, उपापचयी, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके और एग्जाम्पल यदि आपको याद, देखो जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो तो याद करने ही करने, कुछ एक्स्ट्रा आपके दिमाग में आ रहा है या नीट के पेपर उठा के देखो, कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो दिमाग में फीड कर लो, ठीक है। पहली प्रकार की प्रक्रिया को जैव संश्लेषण पथ या फिर उपापचयी पथ कहते हैं, ठीक है, उपचयी। दूसरी प्रक्रिया को अपचय या फिर विखंडन होता है, इसलिए इसे अपचयी पथ कहते हैं। विखंडन हो रहा है, वृहत अणु सूक्ष्म जैव अणु में बदल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे अपचयी। उपचयी पथों में ऊर्जा खर्च होती है, जो उपचयी पथ है। एक मिनट बेटू रुको, है ना। एक मिनट बेटो रुको, मेरे को लग रहा है कि कुछ गलती हो गई है अपन से। पहली प्रकार की प्रक्रिया जो साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थों में बदलती है, यहाँ पर साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थ में बदल रही है, तो ये हो गया उपचयी पथ। मेरे को लग रहा था कि कुछ गलती है, ये है उपचयी पथ, है ना, हिंदी गलत लिख दी एक्चुअली। दूसरी प्रक्रिया अपचय या फिर विखंडन, ये हो गई अपचयी पथ, ठीक है, सही कर लेना बच्चों इसको, है ना। यहाँ पर ये जो गलत लिखा हुआ है एक बार मैं बता दे रही हूँ, ये और ये जो है गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। ये है उपचयी पथ जिसमें कि सूक्ष्म जैव अणु वृहत अणु बनाते हैं, इसमें एनर्जी पड़ेगी। और जब देखो एक बात बताओ, जब एक छोटा सा बंदा, है ना, या फिर एक छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ बना ले, तो उसमें इसको कितना प्रेशर लगाना पड़ता है भाई। एक मैं कह दूं कि एक छोटा सा बच्चा पहाड़ पे जाए तो उसको कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी अपनी, है ना। और एक पहाड़ को आप क्या कर रहे हो, विखंडित करते हो, एक विस्फोट करो, अपने आप विस्फोट हो जाएगा। लेकिन एक एक पत्थर जोड़ करके जो पहाड़ बनाओगे उसमें वक्त लगेगा, यानी कि एनर्जी लगेगी, समझ रहे हो। यानी कि इधर देखो, ये बहुत सारे पत्थर हैं और ये मिलकर के एक पहाड़ बना रहे हैं, यहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यहां पर क्या हो रहा है, बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पहाड़ है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो जल्दी बिखर जाएगा, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया समझ में? यही बात यहां बोल रहा है। उपचयी पथों में ऊर्जा खर्च होती है जहां पर सूक्ष्म अणु वृहत अणु को बना रहे हैं। अमीनो अम्ल से प्रोटीन के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। अब देखो अमीनो अम्ल क्या है, सबसे छोटी इकाई है ना। अमीनो अम्ल सबसे छोटी इकाई है, ये क्या बना रही है, प्रोटीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये क्या है, उपचयी पथ। क्या है, उपचयी पथ। दूसरी तरफ अपचयी पथ द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा
मुक्त होती है कंकाली पेशियों में जब ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो लैक्टिक यानी कि वृहत अणु सूक्ष्म अणु में टूट रहे हैं, तो वहां पर ऊर्जा तो मुक्ति होगी ना भाई। इतना बड़ा शरीर टूटेगा, छोटे शरीर में तो ऊर्जा तो निकलेगी जो उसकी शरीर की ऊर्जा होगी, हाँ है ना। यह उपापचयी पथ जिसके द्वारा ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। तो 10 उपापचयी चरणों में क्या है, 10 उपापचयी चरण होंगे उसमें, है ना। 10 उपापचयी चरणों में पूर्ण होता है और इसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्लियर बात। जीवों में विखंडन द्वारा निकलने वाली यह ऊर्जा रासायनिक बंध के रूप में संचित होती है। जो रिलीज हो रही है एनर्जी वो बॉन्ड बनाती रखती है ना, बॉन्ड ही तो टूटते हैं, और ये बॉन्ड क्या है, जब टूटेंगे एनर्जी रिलीज करेंगे। सो सिंपल। यह बंध ऊर्जा जब और जहां आवश्यक होती है उस जैव संश्लेषण में, परासरण में, यांत्रिक कार्य किए जाने पर उसका उपयोग किया जाता है। जो एनर्जी रिलीज हुई है वापस से बॉन्ड बनाना है, कोई उसको सपोर्ट करना है, मैकेनिकल सपोर्ट देना है, तो वहां पर उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। ऊर्जा की मुद्रा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण, है ना, जो ऊर्जा है उसकी मुद्रा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वरूप जीव तंत्र के एक रसायन बंध ऊर्जा के रूप में मिलता है। मतलब जो बॉन्ड बनता है ना बच्चों, वो क्या है, उसकी एनर्जी तो है, हाँ है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, जो बॉडी में ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में रिलीज होती है ना। पूछते ना क्रेब्स साइकिल में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी बनी, 38 मॉलिक्यूल बोलते हैं ना अपन, तो वो चीज हमसे बोला गया है यहाँ पर। जीव अवस्था, है ना, जीवों में उसके अनुसार एक निश्चित सांद्रता में हजारों रासायनिक यौगिक मिलते हैं। उसका जो लाइफ है उसमें कंसंट्रेशन में बहुत सारे हमारे पास रासायनिक यौगिक मिलते हैं, जिसे हम उपापचय या फिर जैव अणु कहते हैं, है ना, जैव अणु कहते हैं। उदाहरण के सामने स्वस्थ व्यक्ति में के रक्त की बात करें तो उसकी शर्करा की मात्रा जो है वो कितनी है, 4.2 6.1 मिलीमोल, जबकि हार्मोन में क्या मिलती है, ये नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर। अभी हमने बात करी थी कि मोल प्रति लीटर भी मिल सकती है, तो वो ही चीज बताइए। जैविक तंत्र में सभी जीव एक स्थिर अवस्था से मिलते हैं जिनमें सभी जैव अणुओं की एक निश्चित मात्रा होती है। मैंने आपको बताया था कि यदि देखो कैल्शियम आप ज्यादा ले लो, कैल्शियम की कमी होगी तो आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे। हमने ये पढ़ा था कंकाल पेशी और वो वाला, है ना। और यदि आप ज्यादा कैल्शियम ले लोगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो एक ऑप्टिमम रेंज होनी चाहिए हर चीज की। ये जैव अणु एक उपापचयी प्रवाह में होता है, एक कैटाबॉलिक एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक, ये रिएक्शन चलती रहती है। जहां पर भी हिंड्रेंस आती है, जहां पर भी हर्डल मतलब कोई भी परेशानी आती है, तो ये रिएक्शन प्रभावित होती है और हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कोई भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया स्वतः साम्यावस्था को प्राप्त करती है। अब क्या होगी कि कोई भी स्टेज ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि दोनों फेज एक पॉइंट पे समान होती है, और ऐसी जो समान बात होती है उसको हम बोलते हैं साम्यावस्था। क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। और यदि ये एक समान ना हो, असमान हो, तो उसको हम बोलेंगे असाम्यावस्था अवस्था। ठीक है, स्थिर अवस्था एक असाम्य अवस्था है। भाई स्थिर होगी तो वो कुछ भी नहीं कर रही ना, भाई ए से बी में कन्वर्ट ही नहीं हो रही, बी से। अब मैं ए को बी, देखो जैसे ए को बी में अब रोक दूं, ये रोक दिया मैंने, स्थिर कर दिया, तो कहीं ऐसा मोड़ आएगा कि एक जगह रुक करके समान होगी, बन गया ना, ए से बी में बन गया। लेकिन यदि कोई कंटिन्यू चल रही है, कोई कंटिन्यू रिएक्शन चल रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर रिएक्शन समान हो जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगी, साम्य अवस्था में आ जाएगी। भौतिक सिद्धांत के अनुसार कोई भी तंत्र साम्य अवस्था में कार्य नहीं कर सकता। ये बात सही है। एक के बाद ऐसा होगा कि बी प्रोडक्ट बन ही जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ए से बी प्रोडक्ट बन ही जाएगा। जीव हमेशा कार्य करते हैं, उनके कभी भी साम्य अवस्था नहीं आ सकती। भैया कोई ऐसी फेज आएगी क्या जब स्थिर हो जाएगी सब चीजें, ऐसा नहीं हो सकता ना। अंततः जीव अवस्था एक असाम्य स्थायी
अवस्था होती है जिससे कार्य संपन्न होते हैं। ठीक है, जीव प्रक्रिया एक लगातार प्रयास है जिसमें साम्य अवस्था से बचा जा सकता है। यदि हम कंटिन्यूअसली कार्य कर रहे हैं, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो हम में इक्विलिब्रियम फेजेस कभी नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए सदा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये तो हम पढ़ते आए हैं। उपापचय वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, अतः जीव अवस्था उपापचय एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो जीव अवस्था है वो उपापचय के क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। मतलब सिनोनिम्स देखते हो, जैसे मेरा नाम निशा है तो मेरा पर्यायवाची क्या होगा, रात्रि, रात, है ना। तो वैसे ही जो जीव अवस्था है उपापचय उसका क्या है, पर्यायवाची है ना। बिना उपापचय के जीव अवस्था प्राप्त ही नहीं हो सकती। क्या होगा, बिना उपापचय के जो जीव अवस्था है वो प्राप्त नहीं हो सकती। तो बच्चों ये देखो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप कैटाबॉलिज्म जो एनाबॉलिज्म है यानी अपचयी और उपापचयी क्रियाओं पे ज़्यादा फोकस करना है। इस वाले पार्ट में आपको देखना है एग्जाम्पल्स और कुछ नहीं देखना। ठीक है, आगे जो स्टार्ट होगा वो होगा एंजाइम, जो मोस्ट अवेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से नीट में क्या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं। तो प्लीज बी फोकस्ड ऑन दिस टॉपिक और बी प्रिपेयर फ्रॉम योर माइंड। बच्चों सब कुछ अच्छा होगा, डरने की बात नहीं है। जब तुम बायोमॉलिक्यूल पढ़ सकते हो तो एंजाइम क्या चीज है। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ, जब तक कि धन्यवाद।